हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे। आज पॉलिटी की जो सीरीज है आज उसे आगे बढ़ाते। हम लोग जीएस के लिए कवर कर रहे थे और मेन जो पर्पस है मेरा 71 जो बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाली है उसका जो डेट है वो बता दिया गया है। लगभग 31 अगस्त को बताया गया है। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते पढ़ाई को। लेकिन करने से मतलब स्टार्ट करने से पहले एक बात है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको आप सीरियस लीजिएगा। लाख लोग मतलब कह सकते कि हजारों लोग होते हैं जो इसकी शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक टिकते वो नहीं है। तो इसी मोटिवेशन को बनाए रखेंगे और चलिए पढ़ते इसमें। पॉलिटी खंड को हम लोग देख रहे हैं। पॉलिटी खंड को हम लोग इसको हिंदी में वैसे राज व्यवस्था कहा जाता है। राज व्यवस्था कहा जाता है या व्यवस्था लिखा हुआ है। राज व्यवस्था को अगर हम देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से सैद्धांतिक पक्षों को पढ़ा जाता है। सैद्धांतिक पक्षों को पढ़ा जाता है, जैसे संविधान क्या है, सरकार क्या है, शासन क्या है। मतलब ये वो जो थियोरेटिकल जो क्वेश्चन या कंसेप्ट होते हैं उसको इसमें पढ़ा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कहिए तो सरकार कैसे चलती है, सरकार का क्या फंक्शन है, सरकार की क्या ड्यूटीज है या जनता के साथ इसका कैसा संबंध है, एक वेलफेयर माने कल्याणकारी स्टेट कैसे बने, ये सारे बातों को इसमें सैद्धांतिक रूप से बताया गया। चलिए ये सवाल तो नहीं आएंगे कि पॉलिटी किसे कहते हैं, सवाल तो हमारे मतलब कैसे अधिनियम डेवलप हुआ उसके ऊपर आएंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए अगर हम देखें कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, ये हम लोग को पढ़ना है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कह लेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमको दो तरह के मतलब अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए जो ब्रिटेन की जो संसद थी, क्राउन था, वो कैसे मेंटेन किया है, उसको समय समय पर रेगुलेट उसको कैसे किया उसको देख लेना। तो 1774 से लगा करके 1853 तक कह सकते कि ये जो पीरियड रहा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। इसलिए इसको कंपनी शासन कई बार कह दिया जाता है। इसको कंपनी शासन या कंपनी के शासन कह दिया जाता है। ये वाला सेक्शन पहले देख। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1857 में एक महान विद्रोह हुआ, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद का जो शासन रहा वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद से लेकर के 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर के क्राउन यानी कि महाराजा महारानी जो भी कही, ताज का शासन हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि भारत पूर्ण रूप से गुलाम कह लीजिए, इसी को गुलाम भारत कहेंगे। यानी कि ताज का शासन डायरेक्ट बोलते, ताज का शासन कहेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन नहीं थी, या ब्रिटिश डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया इंडिया को। तो ये कुछ हम अप्रोच रखेंगे पढ़ने से रिलेटेड कि कैसे कैसे इसको देख सकते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ अधिनियम आए, कुछ चार्टर आए, तो उन सब के बारीकियों पर हम लोग फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं। 1774 कर लेते है ना। 1774 से लगा करके 1853 ईस्वी तक
के बीच के पीरियड को हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसको हम लोग कंपनी शासन कहते हैं, इसको हम लोग कंपनी शासन कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं, ये तो दिखता ही नहीं भाई। कंपनी का शासन हम लोग कहेंगे इसको, कंपनी का शासन। चलिए कंपनी के शासन में आते हैं। इसमें भी हम लोग को कुछ प्रमुख अधिनियम है ना, वो पढ़ना पड़ेगा और ठीक ठाक सवाल भी आ जाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जरूरी नहीं होते हैं, ये मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कि 1774 के अधिनियम को लिखिए, 1793 के, 1813 के, 1833 को, कुछ भी बोलेगा आपको शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। तो वो तो बात का चीज है, अभी हम लोग यहाँ पर पीटी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं आपसे। फिर हम लोग 1781 का वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का लीजिए, वो कर लेंगे, एक आध दो लाइन इसके बारे में भी कर लेंगे। और एक और पढ़ाई करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये पढ़ाई करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट बनेंगे जो हमारे पीटी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लेंगे। फिर 1793 का चार्टर एक्ट हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इतने एक सेक्शन के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आज इतने हम नहीं बता पाएंगे, जहां तक संभव है वहां तक हम बताते, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पहले तो ये देख लेते हैं कि 1774 का जो एक्ट है उसको रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट को अधिनियम भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ, एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एक सवाल है, रेगुलेट करना। इसका हिंदी विनियमन होता है, इसका हिंदी विनियमन, विनियम। रेगुलेट किस चीज का या विनियमन किस चीज का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कहेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा कह लें या ब्रिटिश संसद के द्वारा कह लीजिए। ब्रिटिश संसद के द्वारा किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो कहता है कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों, वो क्यों करना चाहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट वो क्यों करना चाहते थे? इसके भी कई लॉजिक बनते हैं। देखिए पहला तो कि ये वहां की कंपनी थी, है ना, वहां की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए उनके प्रभुत्व में, उसके कहेंगे कि सॉवरनिटी में आता था, उसको रेगुलेट करना इसका बनता था। दूसरा कारण हम बताएंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद इनकी डोमिनेंस, इसकी प्रभु सत्ता, इसकी जो अधिसत्ता है वो बढ़ने लगा था। तो कहीं ना कहीं सत्ता पर इनका नजर था, यानी कि इस जो हम ब्रिटिश सरकार कह रहे हैं उसका कहने का ध्यान था कि भारत को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने के लिए उससे पहले कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कब्जे में लेने चाहिए। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि जो 1764 का प्लासी का युद्ध हुआ और 1765 का जो इलाहाबाद की संधि हुई, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक आस जगी उन लोगों को कि हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कह सकते हैं कि सोशली, ये यानी कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब के थ्रू एक प्रशासन डेवलप करेंगे, केंद्रीय प्रशासन डेवलप करेंगे, और इस केंद्रीय प्रशासन की नींव जो रखेंगे वो कहीं ना कहीं एक विशाल साम्राज्य का नींव होगा, विशाल साम्राज्य का, अंपायर का नींव होगा। ऐसा वो उसकी मानसिकता रही हो। अब हम लोग को ये देखते हैं
देखना है कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है, आखिर इसमें लिखा क्या गया था। तो देखिए हम इसके बारे में बताते हैं, एक एक करके बताते हैं, आप देखिएगा। और हाँ, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, पॉइंट में क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपका रिप्लाई दे दूंगा, आपका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। आप कमेंट करके पूछिएगा, या कोई सजेशन वगैरह हो तो पूछिएगा। चलिए पहला इसके पॉइंट देखते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर थे, बीजी का मतलब बंगाल के गवर्नर समझ लीजिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। इससे पहले वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे। चूंकि ये अधिनियम 1773-74 में आया, उस समय भी यही वारेन हेस्टिंग ही थे, तो इनका नाम चेंज करके, पद नाम चेंज करके कह सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कर लेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ऐसे लिख देंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन हुआ। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है जनरल, यहाँ पर है सिर्फ गवर्नर, ध्यान रखिएगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे, सिर्फ गवर्नर पूछे, तभी वो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ओके, और बंगाल का, ये अधिनियम के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, चूंकि यही आदमी कार्यरत थे, यही शासन में थे उस समय, तो फिर भी आंसर होगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ही होंगे। ये लगभग बाद में 84 तक रहे थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये आप समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट कि ये केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया, इसमें केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। आप बोलेंगे कैसे रखा गया? केंद्रीय प्रशासन का मतलब हुआ कि एक जगह से बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी इसमें। जैसे ये जो बंगाल का गवर्नर, यहां लिखता हूं मैं, शॉर्ट में लिखता हूं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे ना, बंगाल के जो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मान लिया बंगाल के गवर्नर जनरल का एरिया है, बंगाल के गवर्नर जनरल का एरिया है, और यहाँ पर आपको बंबई है, बंबई का गवर्नर, यहाँ पर आपको मद्रास का गवर्नर, ये दोनों को इसके अंडर कर दिया गया। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया, और पूरा एक होलिस्टिक बृहत प्रशासन की नींव रखी, एक जगह से कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इसीलिए मैंने लिखा कि ये केंद्रीय प्रशासन की नींव थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव थी। मैं यहाँ पर एक पॉइंट स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रशासन का मतलब होता है कि एक नौकरशाह, पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग या जो उच्च कौशल वाले जो प्रशासन संभालता है, तो उसको हम लोग प्रशासनिक अधिकारी या उसको एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। और जो इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, जैसे मंत्री, सीएम, ये सारे जो होते हैं, उसको उसके थ्रू जो शासन की जाती है, उसके द्वारा जो कार्यवाही की जाती जनता के रिगार्डिंग, उसको शासन बोलते हैं। छोड़िए, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये देख लीजिए कि तो इसका मतलब ये हुआ ना, एक लाइन और जोड़ देते हैं कि यहाँ केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी कि बंगाल के अंतर्गत, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत बॉम्बई तथा मद्रास के गवर्नर को अधीन कर दिया गया। इसका मतलब केंद्रीकरण के शक्तियों को एकीकृत किया गया। फिर कहेंगे कि एक शिकायत और था उस समय कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ना, वो भारत के लोगों से गिफ्ट लिया करते थे, उपहार लिया करते थे, या कह सकते कि उनके व्यवहार पे क्वेश्चन उठ रहे थे। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है ना कि वो मतलब इनके कर्मचारी का क्रेडिट खराब हो रहा था, तो इसको भी रिफॉर्म करने के लिए, इसका भी सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं इस अधिनियम को लाया गया था। यानी कि कह सकते हैं इसके कदाचार मुक्त होने के लिए व्यवस्था की गई। 4 नंबर पॉइंट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 5वां नंबर बड़ा मजेदार पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब कई बार पूछा हुआ। कलकत्ता में की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कब की गई? तो 1700
1774 में और एक्ट आया 1773 में, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें कहता है कि एक चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे यानी कि मुख्य न्यायाधीश थे, इलीजा इम्पे। ये एक बार सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, इलीजा इम्पे। ये जो मैं पढ़ाऊंगा लूसेंट घटना चक्र, इसमें आराम से आपके मिल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, जो कवर यहाँ करेंगे बाकायदे वो बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 जज और थे, 3 जज और थे, तो कौन कौन थे? एक लेमेस्टर थे, लेमेस्टर, और आपका नाम सिर्फ इंपॉर्टेंट है, हाइड और चेम्बर। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने कि अन्य जज थे उस। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब एक पॉइंट और बच गए कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, BGG लिखा हुआ है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनका एक परिषद तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? परिषद। और इस परिषद में 4 लोगों की व्यवस्था की गई जो इनको सपोर्ट करता था, 1 2 3 और 4, मान लेते ABCD। ये लोग इनका मदद करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को सपोर्ट करते थे, तो इसका भी गठन किया गया था। हालांकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, 1784 के जो फिट्स इंडिया एक्ट था उसमें इसको एक कम कर दिया गया था, कमांडर इन चीफ कॉर्नवालिस के रूप में उसको नियुक्त किया गया। तो आप यहाँ ये याद रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद तैयार की गई थी। उसके बाद देखिए एक आध पॉइंट और हम देख सकते हैं इसमें कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कि एक संस्था का निर्माण किया गया था, एक संस्था का, एक निकाय का निर्माण किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करता है। उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। ये राजस्व कह सकते हैं कि नागरिक सेवा, ये सबको ये देखता था। ये कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो एक ये निकाय थी। और तो और इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर बोलना हो तो ऐसे कहेंगे कि यह प्रथम प्रयास था, ये प्रथम प्रयास था ब्रिटिश सरकार का जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने चला, ऐसे कह सकते हैं। अब फिर कह रहे हैं कि केंद्रीकरण का प्रथम प्रयास था, भारत में केंद्रीकरण का प्रथम प्रयास था। सेंट्रलाइजेशन का जो फर्स्ट प्रयास है, आप ऐसा कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से आप इतना ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग को इससे आगे पढ़ना है, ठीक। इससे अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि 1784 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरा उतना बढ़िया राइटिंग नहीं है जितना आप लोग लिखते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नहीं किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसमें सुधार की गई। इसमें क्या की गई? सुधार। मोटा मोटी बता देते हैं आपको, ध्यान रखिएगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज और एक तरफ बंगाल के गवर्नर जनरल, तो इसके पावर को घटाया गया, बस ऐसे आप याद रखिए। इसके पावर को, इसके जुरिडिक्शन को घटाया गया और गवर्नर जनरल के पावर को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। एक एग्जांपल ऐसे देख लीजिए कि बंगाल के जो कंपनी का कर्मचारी के बारे में कोई डिसीजन लेता है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बातों को नजरअंदाज कर सकता है, ओवर राइट करने का उसको राइट दिया गया। चलिए ये देख लेते। अब बात जो है ना, मेन बात यहां पर आती है, उस पर थोड़ा कम पूछता है तो कम बताया उसने, ठीक। अब हम लोग यहां देख लेते हैं फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल तो बनते हैं, ये प्रीलिम्स का और मेंस का ये बनता है इससे सवाल। 1784 पहला तो ये कहेंगे कि फिट्स था कौन?
तो यंगर पिट्स वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे यंगर पिट। फिर कहेंगे कि सर ये लाया क्यों गया है, ये अधिनियम क्यों लाया गया, तो उसके भी 2-3 लॉजिक आप पता लगा सकते हैं क्यों लाया गया। कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1781 का जो एक्ट आया, उसमें जो मेन एड्रेस करना था ना पॉइंट को, जो कमी को दूर करना था, हुआ नहीं था। वो बात था सुप्रीम कोर्ट और बंगाल के जो गवर्नर जनरल का विवाद था वो भी चरम पर था। फिर कह सकते हैं कि वो क्या टीपू और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ था हैदर अली के, तो उसको हम लोग 1780-82 के पास हम लोग जो युद्ध हुआ था उसका भी प्रभाव था। जो सालवाई की संधि हुई थी उसका भी असर देखा गया था। तब जाकर के एक अधिनियम की कल्पना की गई जिसका नाम रखा पिट्स इंडिया एक्ट। उसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या बातें थी वो जरा पढ़ लेते हैं, देखिएगा इसमें क्या क्या मुख्य रूप से क्या क्या बातें बताई गई। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या बातें बताई गई थी। पहला पॉइंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर डुअल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था या दोहरी शासन कह सकते हैं, एक संस्था का स्थापना किया जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं यहाँ पर। आए वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था, तो कहेंगे कि सर एक तरफ तो प्रशासन देख रहा है, एक तरफ राजस्व देख रहा है, तो ये दोहरी शासन व्यवस्था की पहली बार नींव पड़ी थी। तो इसको कहेंगे कि भारत में दोहरी शासन व्यवस्था की पहली बार नींव पड़ी थी। हालांकि इसके जो जनक माने जाते हैं उसको कर्टियस को माने जाते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था के जनक किसको? कर्टियस को माने जाते हैं। लेकिन बंगाल में गवर्नर जनरल के डुअल गवर्नमेंट या द्वैत शासन के जनक होगा तो हम लोग कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। ये अलग से जीके है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट पूछ लेता है। फिर अगला बात करते हैं हम लोग 1784 के अधिनियम के बारे में। हम लोग आगे कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहली बार ब्रिटिश भारत शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा? ब्रिटिश भारत शब्द का। इसका मतलब राजनीतिक रूप से वो कंट्रोल स्थापित करने के बाद अब वो आधिकारिक रूप से डोमिनेंस प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। वो ब्रिटिश भारत की पहले बार इसमें नाम रखा गया। दूसरा आप कह सकते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण। कैसा नियंत्रण? पूर्ण नियंत्रण। चाहे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात हो, चाहे वो बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो। उसके बाद कहेंगे कि जो गवर्नर जनरल का जो परिषद में बोले थे ना उधर कि बंगाल के गवर्नर जनरल में 4 लोग थे इसके सपोर्ट के लिए, और अब इसकी संख्या 3 कर दी गई। अब इसकी संख्या 3 कर दी गई और एक और ऐड किया गया था इसमें। उसका नाम था, आप कमांडर इन चीफ का लीजिए, कमांडर इन चीफ। तो कहेंगे ये आदमी कौन रहा होगा? तो उस समय गवर्नर बंगाल के थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो वही ये बने थे। मुख्य रूप से इसमें तो यही बातें बताई गई है। मुख्य रूप से वो द्वैत शासन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कोई और पॉइंट बनता है तो मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। बीच में ही फोन आना उसको जरूर